Thank you, sir. I think Pavitra has given us a very comprehensive picture of what has happened, and that, along with the background that Professor Dubey had placed before us, I think there is not much to say. I will only take a few minutes to really highlight some specific points related to the current situation and the budget, what it has done. तो ये बजट के पहले हमारे मंत्री जी ने कहा था कि ये तो ऐतिहासिक बजट होगी। ऐसा जरूर, ये तो ऐतिहासिक तो बना, लेकिन कैसे बना? तो कि पहली बार भारत के इतिहास में जो शिक्षा के लिए जो बजट होती थी, इसमें कटौती किया, वही ऐतिहासिक है। इसमें this is the historical phenomenon for the first time that we have cut down the allocation for education. Otherwise, annually, every year we used to increase, and this is the first time. I just want to say, repeat 2 or 3 points that Pavitra said. I think we should focus. एक तो है कि ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इतने धूमधाम से अनाउंस किया और कहा कि इसकी वजह से तो देश में तो शिक्षण क्षेत्र में क्रांति हो जाएगी कहा, लेकिन ये बजट में तो कुछ दिखता ही नहीं है। नेशनल पॉलिसी का कुछ भी नहीं दिखता है। नेशनल पॉलिसी ने जो कहा था, ये कैसा क्रांति बनाने वाला है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। दिस इज ओनली द रेवोल्यूशन इन द टी कप, एज दे से, nothing beyond that. That is what is happening. Very unfortunate. After the national education policy, कुछ भी इसके बारे में बोलते नहीं है। और दूसरी बात है कि जो पवित्रा जी ने कहा कि दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर प्रेजेंटिंग द बजट आफ्टर द पोस्ट कोविड। बाद में भी नहीं कर सकते, इसके बीच में, अभी भी कोविड तो चल रहा है और इसके बीच में हम ये बजट ला रहे हैं, लेकिन बजट में इसके बारे में एक शब्द भी नहीं है। जो कोविड की वजह से जो दिक्कतें आए हैं और जो डिजास्टर्स हुए हैं और इसको किस तरफ से सुधारना चाहिए, कैसे हम पहुंचाएंगे शिक्षा को सभी बच्चों के लिए बाद में, इसके बारे में कोई बात ही नहीं है। And the budget assumes and then presents as if nothing has happened, you are in the normal condition and everything is fine. और ऐसा सोच के कर रहे हैं। This is something very, very, very surprising to me, in fact, how one could be so oblivious of what is so visible. तो मैं इतना ये कहना चाहता हूँ कि सब जानते हैं और गवर्नमेंट भी जरूर जानती होगी कि एक कोविड की वजह से 10 से 15% बच्चे तो ये सिस्टम से बाहर हो गए होंगे, ड्रॉप आउट हो गए होंगे। और इतना ही नहीं कि इसकी वजह से सब जगह से रिपोर्ट आ रही है, आरटीए ने भी कलेक्ट किया है कि बाल मजदूरी बढ़ रहा है, चाइल्ड लेबर इज इंक्रीजिंग, चाइल्ड प्रोटेक्शन इज रिक्वायर्ड, चाइल्ड अब्यूज इज इंक्रीजिंग, चाइल्ड मैरिज इज इंक्रीजिंग। ये बहुत कुछ हो रहा है इसकी वजह से, लेकिन ये बजट में ऐसा प्रेजेंट किया कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है देश में। Yeah, this is a very surprising thing that a government of India can really remain so completely blind to the ground reality of what is happening and what is the kind of distress through which the education system has gone through further during the last 1 year. इनफैक्ट बहुत लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि ये कोविड की वजह से एजुकेशन बजट तो दुगुना हो जाएगी, क्योंकि बहुत कुछ काम करने का है। ऐसा है कि 1 साल से तो कहीं भी टीचर का अपॉइंटमेंट नहीं हुई होगी, ये सभी को अपॉइंट करना पड़ेगा। और स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, आप लोग भी जानते होंगे, बहुत सारी जगह में स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बुरी हाल में है अभी, क्योंकि 1 साल से तो कोई देखने वाले नहीं है। और इसको ठीक करके बाद में तो बच्चे वहां बैठ सकते हैं, क्योंकि अभी ये रिसेंटली सीएसडी की तरफ से एक सर्वे कराया और बच्चों और पेरेंट्स को पूछा कि आपके क्या चाहिए, क्या आपका डाउट क्या है, वो स्कूल में जाने के लिए शंका क्यों होती है। तो उन लोगों ने कहा कि वहां की इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है क्या नहीं, और वहां का हाइजीन कंडीशन ठीक है क्या नहीं, और टॉयलेट का बराबर है या नहीं, ये सभी इनके मन में उठ के आ रहा है। तो हम सोचे थे कि बजट में इसके बारे में बात करेंगे और कुछ स्पेशल फंड क्रिएट करेंगे, कोविड रिहैबिलिटेशन फंड, ऐसा सोचा था। लेकिन ये बजट तो ऐसा निकली कि जो था इसमें भी कटौती कर दिया। ये दैट इज द वर्स्ट थिंग दैट हैज हैपेंड इन दिस।
और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले साल में कोविड की वजह से वैसे भी कि जो स्टेट गवर्नमेंट में जो जाती थी ट्रांसफर ऑफ फंड्स, इसमें काफी कम हो गई है। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट में भी कुछ काम नहीं हो रहा है, बहुत बहुत मुश्किल है वहां भी काम करने का। और स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, क्योंकि जो जो भी था इसकी वजह इसको इस्तेमाल करके तो कोविड के लिए बहुत डाला है स्टेट गवर्नमेंट ने भी, और खर्च कर दिया है। और ऐसी परिस्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट में और भी कटौती करेगी, मुझे तो बहुत आश्चर्य लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्यों किया। मैं आरटी फोरम की तरफ से हमें तो जरूर इसको रिप्रेजेंट करके एक अभियान चलाना चाहिए, इसको वापस लाओ, जितना था इतना तो दो, इसमें क्यों कटौती करते हो, इतना तो करना चाहिए कम से कम अभी। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ये अभी पिछले कितने सालों से जो भी हम एलिमेंट्री एजुकेशन में करते हैं वो सभी तो सर्व शिक्षा अभियान की तरफ से हो रहा है। इसके मतलब क्या है कि इसका प्रोग्राम जो है सर्व शिक्षा अभियान का, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो बनता है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की तरफ से, इसी में हो रहा है। क्योंकि जो गवर्नमेंट तो 55% देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा तो स्टेट गवर्नमेंट देती है इसमें। जब इस सेंट्रल गवर्नमेंट काटती है अपनी कंट्रीब्यूशन, इसके मतलब स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन भी कम हो जाएगी इसमें। और ये बहुत बुरी हाल होने वाली है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी, क्योंकि पूरा जैसे ही यहाँ कटौती होती है वहां भी कटौती होने वाला है। इसीलिए हमें तो ये सोच के फिर से इसको बढ़ाना चाहिए। और एक बात ऐड करना चाहता हूँ इसमें कि पवित्रा जी ने बताया अभी करीब पूरा जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करती है स्कूल एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन में, वो सभी तो सेस फंड से, जो 2006 में शुरू किया ये सेस फंड। जब भी शुरू किया, इसने बहुत बड़ा अनाउंस किया, पार्लियामेंट में कहा कि ये जो सेस से जो हम पैसा निकाल रहे हैं, वो तो जो हमारा बजट जो होती है, दिस विल बी ओवर एंड अबव दैट बजट। बजट में काटेंगे नहीं, इसको ऐड करेंगे। दिस इज द एडिशनलिटी टू द एग्जिस्टिंग बजट, पार्लियामेंट में कहा था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, 15 साल के बाद क्या हो गया है, बजट में कुछ भी नहीं है, सभी सेस के पैसे कर रहे हैं। इसके हमारा जो रेवेन्यू है, बजट रेवेन्यू होती इसमें से खर्च नहीं करना है, ये जो सेस से आती है इसमें से खर्च करना चाहते हैं। जिसके मतलब क्या है कि हमने जो खर्च करते थे इसमें पूरा तो निकाल दिया, और हमें टैक्स करके एक्स्ट्रा टैक्स निकाल के वो एक्स्ट्रा टैक्स से गवर्नमेंट दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट तो पूरा इसका 55% जो है वो सभी तो सेस पैसे से देते हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट कहां से लाएगी? इनके पास थोड़ा सेस है। वो तो ये स्टेट गवर्नमेंट जो अपने रेवेन्यू में है, इसमें से बहुत मुश्किल से वो 45% डालेगी, और इसमें होता नहीं है, और वो नहीं दे पा रहे हैं। और इसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट से हर साल आप देखिए, जो बजट के जो डॉक्यूमेंट होती है, इसमें रिकवरीज जो खर्च नहीं हुआ और इस साल से पिछले साल से कैरी ओवर होती है, इसमें बहुत सारा पैसा तो कैरी ओवर हो जाती है, पैसा खर्च नहीं होते पिछले साल से। ये बहुत, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से लेने के लिए भी स्टेट गवर्नमेंट को मुश्किल हो रही है। दिस इज द वेरी स्ट्रेंज सिचुएशन दैट वी हैव गॉट इनटू। और सेंट्रल गवर्नमेंट की ये कटौती जो किया है, इससे तो बहुत ही बुरी हाल होने वाला है। मैं 2-3 शब्द ये जो स्कीम्स चालू किया है, स्कीम्स अनाउंस किया, मैं ये कहना चाहता हूं कि पहले हमारे जो 5 ईयर प्लान्स होती थी और मिनिस्ट्री की तरफ से स्कीम्स बनती थी, इसके बारे में डिस्कशन होती थी सब जगह में, और बाद में स्कीम्स निकलती थी। लेकिन आजकल कोई फोरम ही नहीं है जहां डिस्कशन होती है नया स्कीम के बारे में, और 5 ईयर प्लान तो होता ही नहीं है। अभी इसको निकाल दिया 5 ईयर प्लान का, तो कहां से होती है? वो फाइनेंस मिनिस्टर स्कीम की अनाउंस करते हैं। ये तो बहुत स्ट्रेंज है। जो भी एजुकेशन सेक्टर में जो होना चाहिए स्कीम, इसका अनाउंस होना चाहिए सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से, और सभी स्टेट गवर्नमेंट के साथ डिस्कस करके बाद में अनाउंस होनी चाहिए। लेकिन अभी आजकल ऐसा बन गया कि फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस करते हैं एजुकेशन स्कीम का, और लेकिन इसका क्या डिटेल है इनके पास नहीं होती है। ये तो बहुत
अजीब सी परिस्थिति में आ गए हम तो, क्योंकि ये 5 ईयर प्लान निकाल दिया और एजुकेशन मिनिस्ट्री का कोई डिस्कशन नहीं होती नहीं है। और किस किस का अनाउंस किया है इसमें, एक बड़ा इन ए बिग वे 15,000 स्कूल को एग्जाम्पलर स्कूल बनाने के लिए कहा है। 15,000 स्कूल हमारा देश में क्या होता है, हम तो 15 लाख स्कूल है हमारे देश में, और 15 स्कूल को सुधारने की बात मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। ये कौन सी 15,000 स्कूल को सुधारने वाले हैं? शायद वो जहां कंप्यूटर देंगे, सब कुछ देंगे और बड़े बड़े बच्चों को, लोगों के बच्चे आएंगे, शायद सेंट्रल स्कूल में दे देंगे, केवीएस में दे देंगे, नवोदया में दे देंगे। ये क्या करना चाहते हैं, इसका कोई डिटेल्स नहीं दिया। मुझे तो कुछ फायदा नहीं लगता है कि ऐसा 15,000 स्कूल में हम अच्छा बना लेंगे, क्योंकि पहले भी हमारा देश में बहुत ऐसा चला कि मॉडल स्कूल की बात, लेकिन इससे कुछ निकल के नहीं आया। पहली बार नहीं, बहुत बार बोला है इसको तो, लेकिन कुछ निकल के नहीं आया, मुझे समझ में नहीं आता है। ये सबसे नया एक ही स्कीम है जो बताता है कि सैनिक स्कूल, 100 सैनिक स्कूल खोलने वाले हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है सैनिक स्कूल में क्यों प्यार आ गई इस गवर्नमेंट का सडनली। सैनिक स्कूल अभी पिछले 60 साल में सिर्फ 35 स्कूल भी नहीं है, 34 स्कूल है। पिछले 60 साल में हमने सिर्फ 34 स्कूल खोला। अभी सडनली ऐसा कैसा प्यार आ गया है कि हम 100 स्कूल खोल देंगे। सैनिक स्कूल क्यों खोलना चाहते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा क्या परिस्थिति है, जहां खर्च करना चाहिए वहां तो खर्च नहीं करना चाहिए, सैनिक स्कूल खोलना चाहते हैं। ये क्यों हो रहा है? मुझे तो इसमें तो कुछ some other agenda I see in really focusing on the सैनिक स्कूल। Why we want to do? क्योंकि सैनिक स्कूल में जो बच्चे होते हैं, इसका मेंटल और फिजिकल ट्रेनिंग ऐसा होती है कि जो नेशनल डिफेंस अकेडमी में भी तैयार हो सकते हैं, वहां जा सकते हैं बाद में, ऐसा तैयारी करते हैं। नॉट दैट एवरीबडी गोज, दैट इज द काइंड ऑफ ट्रेनिंग दैट इज गिवन, बट व्हाई वी दिस काइंड ऑफ ट्रेनिंग शुड बी गिवन इन 100 स्कूल सडनली, देयर इज नो रीजन, बट दैट इज द ओनली थिंग। दूसरे जो भी कहा है वो सभी तो रिपीटेशन है, कोई भी नया नहीं है। जो ट्राइबल स्कूल का जो बताया है कि 750 स्कूल्स, लेकिन आपको तो एक ट्राइबल स्कूल का लोकेशन का पिछले साल में जो हुआ है इसको देखना चाहिए। इसमें जो अनाउंस किया इसमें खर्च ही नहीं हुआ है। जो 500 स्कूल ऐसा कुछ कहा था, इसमें से तो 150 स्कूल ऐसा कुछ ऐसा ही एस्टैब्लिश हुआ है, दूसरा ऐसा ही बाकी है। अभी 750 फिर से अनाउंस करके क्या करने वाले हैं? मुझे तो ये रेजिडेंशियल स्कूल का क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और क्यों करना चाहते हैं। और दूसरी दो चीज क्या है जो हमें जरूर इसके बारे में सोचना चाहिए। एक तो आईसीडीएस और पोषण अभियान। हम तो एलिमेंट्री एजुकेशन में करते हैं, एलआरटी में, लेकिन जो प्री प्राइमरी में जो होता है, हमें आईसीडीएस में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। हम सब जानते हैं कि आज दुनिया में भारत ऐसे देश है कि जहां मॉल न्यूट्रिशन वेरी वेरी हाई, सबसे ज्यादा मॉल न्यूट्रिशन है देश में, ऐसा परिस्थिति है। तो यूनिसेफ का रिपोर्ट से निकल के आता है। लेकिन इस परिस्थिति में इन लोगों ने क्या किया है? पिछली बार जो स्कीम था, एक तो पोषण अभियान और दूसरा आईसीडीएस, जो बहुत पहले से आ रहा है आईसीडीएस। इस बार ये दोनों को कंबाइन कर दिया, आईसीडीएस और पोषण अभियान दोनों को कंबाइन करके एक ही स्कीम बना लिया। लेकिन इसका टोटल जो था पिछले साल से, इसमें से तो 4,000 करोड़ काट लिया, क्योंकि पिछले साल में दिया था कि 3,400 करोड़ दिया था पोषण अभियान के लिए और 19,900 करोड़ दिया था आईसीडीएस के लिए। अभी दोनों मिला के इस बार 19,400 करोड़ दिया है। This is the unfortunate thing that we are cutting down on the smaller children also, not only in school education, even in that we are cutting down in their malnutrition, nutritional level also. This is the most unfortunate thing that is happening. और जो भी बड़ा biggest scheme that they are announcing is all on digital architecture. और digital architecture में क्या होने वाला है? और ये सभी में प्राइवेट की जो करना चाहते हैं, ये पूंजीपतियों के लिए सपोर्ट करना ही ज्यादा
इम्पॉर्टेंट हो गया हमारा देश में आजकल। हमारे गरीब लोगों को देखने के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं किसी में, और कॉर्पोरेट सेक्टर को और भी सपोर्ट करना चाहते हैं। फाइनली all the computer companies, they will benefit from this digital architecture. I doubt very much whether anything will happen, any improvement will come in the primary schools in rural areas where the children of the poorer and the peasants, they go to those schools. I don't think there is going to be any improvement in that. The biggest problem, I will end by saying that the three big problems that of this, what is happening in this, particularly in this budget that we see, and education के बारे में हम करेंगे, तो एक तो this budget doesn't accept that there is a serious problem and serious crisis situation that we are passing through in education. एक साल से स्कूल नहीं खोला, कॉलेज नहीं खोला, टीचर्स नहीं जा रहे हैं, बच्चे नहीं सीख रहे हैं, ये कोई क्राइसिस दिखता नहीं है इसको। पहले तो एक्सेप्ट करना चाहिए हमारे इसमें कोई क्राइसिस है, तभी तो इसको सुधार सकते हैं। दूसरी बात है कि जो छोटे छोटे चीज करते हैं, इसको इतना बड़ा करके बात करते हैं कि तो 100 स्कूल देते हैं, या जहां 15,000 स्कूल देते हैं कि जहां 15 लाख स्कूल को इंप्रूव करने का है, 15 स्कूल इंप्रूव करते हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े बात करके करते हैं कि ये तो पूरा दुनिया को बदल दिया हमने। ये दूसरी एक प्रॉब्लम है। तीसरी एक प्रॉब्लम है कि जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, आपने सुना होगा, रोज एक एक स्टेटमेंट देते हैं कि हमारा मिनिस्टर किसके बारे में देते हैं, सीबीएसई एग्जाम के बारे में देते हैं। ये सीबीएसई एग्जाम किसके लिए होता है कि 20,000 स्कूल के लिए होती है पूरा देश में। 20,000 स्कूल, सिर्फ 20,000 स्कूल है पूरा देश में जो सीबीएसई का अफिलिएटेड है। हमारे भारत सरकार में जो होते हैं, भारत सरकार पूरा भारत के होते हैं, पूरा शिक्षण क्षेत्र को देखना चाहिए। लेकिन हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा, तो अभी देखा हमने सेंट्रल स्कूल के लिए बढ़ा लिया, नवोदया के लिए बढ़ा लिया। यस, नवोदया और सेंट्रल स्कूल तो सेंट्रल गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें देखना चाहिए कि पूरा देश का शिक्षा में किस तरफ के सुधार लाना चाहिए, वो देखना चाहिए हमारा बजट पे। लेकिन हम तो सिर्फ देख रहे हैं कि हमारे स्कूल्स के लिए कैसे पैसे देंगे, हमारे इंस्टीट्यूशन के लिए पैसे देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के लिए। आई थिंक दिस इज a very narrow vision to which central government has stuck to, instead of looking at the whole of the country as a national pan-Indian perspective. We are trying to look at it from the central government perspective. The central government has to be a national government, not just a centrally located government. I think that is the biggest problem that we are finding in this budget. These are the few points that I wanted to make. Thank you very much.